जितना दिया मेरे सरकार ने उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है मेरे आका का, वरना मुझमें ऐसी कोई बात नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने परिवार में, जो कि अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। आज हम लोग 10,000 को क्रॉस कर चुके हैं। शुरुआत हमने 1 से की थी, आज 10,000 हो गए और आगे भी आप लोगों की दुआ और प्रेम अगर ऐसे ही साथ रहा तो हम बहुत जल्द ये जो निःशुल्क शिक्षा की क्रांति हमने चलाई हुई है इसको बहुत आगे तक ले जाएंगे। तो आप लोगों को साधुवाद, धन्यवाद। जितना प्रेम आप लोगों ने दिया वो वाकई काबिले तारीफ है। बहुत कम समय में हम लोग 10,000 क्रॉस कर चुके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसके लिए करबद्ध मेरा निवेदन है कि आप आगे भी इसी तरीके से प्रेम देते रहें। तो अग्निवीर का जो हमारा ये एक सीरीज चल रही है, इसका आज हमारा चौथा पेपर है और बड़े मजेदार तरीके से, बड़े शानदार तरीके से हम लोग इसका सोल्व कर रहे हैं और आप लोग इसको भी खूब देख रहे हैं। खूब बच्चे इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है ये सुनकर कि हम लोग जब निःशुल्क कोई काम करते हैं तो इसमें से जो पे आता है, मैंने पहले भी कहा है कि निःशुल्क कोई काम होता नहीं है जनरली। ये जो आपका प्रेम है, ये जो आपके कमेंट्स हैं, ये हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से हम लोग शुरू करते हैं आज का पेपर उसी धमाकेदार अंदाज में, बड़े शानदार तरीके से, जबरदस्त क्लासिक तरीके से। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि भिन्न, आपको ये 4 भिन्नें दी हुई है, 3 भिन्न आपको दी हुई है और आपसे कहा है कि इनका योग क्या होगा। अब क्या तरीका हो सकता है इनके योग का? हम पहले तो बेसिक तरीका जान लेते हैं जो आज तक आपने सीखा है। 2/9 प्लस 4/3 प्लस 6/18। अब देखो ऐसा कोई केस आ जाए तो हम लोग इसको जोड़ते कैसे हैं? तो इसके लिए सबसे बढ़िया जो तरीका है वो ये है, आप इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम का मतलब है इसमें ऐसी संख्याएं लेना, ऐसी संख्या लेना जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए। तो भाई 18 है, 18 में 9 का भाग भी जाएगा, 3 का भाग भी जाएगा। अब क्या करें? आप देखोगे ये 9 का भाग 2, इसमें तो 2 बार गया और 2 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो, 2 दूने 4। ऐसे ही 3 का भाग दिया 18 में, 3 6 18 और 6 चौक 24। 18 में 18 का भाग दिया एक बार और ऊपर वाली संख्या को यहां रख देंगे। ये आ जाएगा 24 और 6 30 और 4 34 और 34/18। अब 34 में वैसे देखा जाए तो 18 का भाग नहीं जाता, तो फिर क्या किया जाए इस केस में? आप लोग 2 से काट दीजिए, 9 बार, 2 से काटा 17 बार, 17/9। इसके बाद हम लोग चाहे लाख कोशिश कर लें, सारे घर वाले मिलकर कोशिश कर लें, चाहे जितने भी दोस्त लोग हैं सब मिलकर कोशिश कर लें, इसके बाद ये कटेगा नहीं। तो अगर कटेगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अपन काटेगा भी नहीं इसको, तो यही आंसर हो जाएगा 17/9। एक तरीका तो हो गया इसका ही। आज मैं आपको एक जबरदस्त तरीका सिखाने जा रहा हूं, इसका दूसरा वाला, कि उससे आप और इजी गोइंग कर सकते हो। कैसे? 2/9 4/3 और 6/18। आप इसमें एक छोटा सा काम ये कर सकते थे कि बटे वाली संख्याओं को सबको बराबर कर दो। अब आप कहोगे सर बराबर कैसे करें? तो भाई यहां 9 है, अगर इसको मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देता तो ये 18 हो जाता। ऐसे यहां 3 है, अगर ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दें तो ये भी 18 हो जाएगा। यानी कि अब ये हो जाएगा 4/18, ये हो जाएगा 24/18 और ये हो जाएगा 6/18। आप यहां से एलसीएम लोगे 18 तो 18 का तीनों में जाता है, यानी कि 4 + 24 + 6, वापस आपका क्या आ जाएगा? 34/18, बोले तो 17/9। तो ये भी एक तरीका हो सकता था इस सवाल को करने का, ये भी एक बहुत अच्छी अप्रोच हो सकती थी एग्जाम में आपको सवाल आसान बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15, 25, 75 और 5 का लघुत्तम समापवर्त, अंग्रेजी में बोले तो एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका आप लोगों ने सीखा होगा। 15, 25, 75 और 5 आप लोग ऐसे बनाते थे, फिर यहां ऐसी संख्या लेते थे जिसका सब में भाग जाता हो। तो 5 दिया 15, 5 25, 5 एकम 5, 5 25, फिर 5 एकम 5। फिर आप यहां एक ऐसी संख्या लेते थे जिसका सब में भाग जाए, तो भाई 3 में तो नहीं जाता, 5 एकम 5, 5 दिए 15, वापस 1। फिर आप 3 से भाग देते थे इसमें, अगर आप 3 से भाग देंगे तो ये 1, ये भी 1, ये 1, ये 1, आखिरी में सब जगह 1 1 1 हो जाना चाहिए था। तो इन तीनों को आपस में गुणा कर देते थे हम लोग, 5 × 5 × 3, 5 25 और 25 दिया 75, यानी कि इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 75। अब एक तरीका तो हो गया इसका ही, लेकिन हम चाहते कि साहब हम तो ये बेकार करना ही नहीं चाहते, तो उसका दूसरा तरीका क्या हो सकता था?
तो उसके लिए दूसरा जो तरीका है हमारा वो ये है, जब भी आपको एलसीएम निकालना हो, चाहे वो कितनी ही संख्याएं हो, वो 2 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, कितनी संख्याएं हो, आप क्या करेंगे कि जो सबसे बड़ी संख्या है, जैसे मान लीजिए 12 और 16, इन दोनों का एलसीएम पता करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या है इसमें 16 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि उसमें 12 का भी भाग चला जाए। जैसे 16 एकम 16, इसमें 12 का भाग नहीं जाता साहब, 16 दूने 32, 32 में भी 12 का भाग नहीं जाता, 16 तिया 48, इसमें 12 का भाग जाता है, इसका मतलब यही इसका एलसीएम होगा। बात समझ में आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नहीं समझ में आई हो तो दोबारा सीख लो एक एग्जांपल के साथ। एक एग्जांपल और लेते हैं छोटा सा। हमारा एग्जांपल ये है कि जैसे 7, 14 और 21 है, मान लीजिए ये 3 संख्या है और आपसे पूछ लिया कि बताइए साहब इनका एलसीएम क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या हमारी 21 का पहाड़ा आप इतनी बार बोलिए कि बाकी संख्याओं का भाग चला जाए। जैसे हमने बोला 21 एकम 21, 21 में 7 का भाग तो जाता है लेकिन 14 का नहीं जाता। फिर हम बोलेंगे 21 दूने 42, तो भाई 7 का जाता है, 14 का जाता है क्या, 14 दूने 28, 34 42, ठीक है, तो इसका भाग इसमें चला जाएगा। तो यहां आपको ये बात ध्यान रखनी थी कि 42 इसका एलसीएम हो जाना था। अब यहां ये जो केस आपको दिया हुआ है, इसमें आप देखो 5, 15, 25 और 75, इन चारों में से अगर सबसे बड़ी संख्या देखी जाए तो बड़ी संख्या है 75, तो 75 का पहाड़ा बोलेंगे 75 एकम 75, इसमें 5 का भाग भी जाता है, 15 का भी जाता है, 25 का भी जाता है, यानी इसका जो एलसीएम होगा वो आपका 75 ही हो जाएगा। बात खत्म, आगे सोल्व भी नहीं करना इसको, यानी बिना देखे आप इसका आंसर दे सकते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक आदमी 25 रुपए में एक पेन खरीदता है, 23 रुपए में बेच देता है। अब पहली बात तो ये समझ में आती है कि 25 का खरीदा, 23 का बेचा, इसका मतलब नुकसान हुआ उसको। अब नुकसान कितने का हुआ, अगर पैसे में पूछा जाता तो तुरंत बता देते साहब 25 का लिया था, 23 में बेच दिया, 2 रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो परसेंटेज में हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे साहब इसको हानि कितने की हुई, तो हानि हो गई इसको 25 रुपए में से 23 रुपए घटा दिए, 2 रुपए की हानि हुई। अच्छा, प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो किस पर होता है, वो होता है हमेशा जो घर की जो जितने की अपने चीज घर में पड़ी ना उस पर होता है। जैसे यहाँ 25 रुपए की चीज हमने बेची, खरीदी थी, इसका मतलब 25 रुपए की घर में पड़ी थी, 23 में बेच दी, तो फायदा या नुकसान जो भी होगा वो 25 पे होगा। तो हम कह सकते थे 2 रुपए का नुकसान होगा किस पर, 25 पे, और गुणा कर देते आप 100 से, या आपका प्रॉफिट लॉस आ जाता, परसेंटेज लॉस आ जाता। अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट भी ऐसे आ जाता। जैसे मान लीजिए 25 रुपए की चीज को अगर आपने 27 में बेच दिया होता तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो जाता, इसी केस में परसेंटेज प्रॉफिट हो जाता। काटा पीटी कर लेते हैं, 25 एकम 25, 25 100, 4 दूने 8% का हमारा हानि होगी इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज के कोणों का योग क्या होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखें, कोई भी त्रिभुज, चाहे वो कोई सा भी त्रिभुज हो, इसके अगर इन तीनों कोणों को अगर मिला दिया जाए, अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो इन सब का योग जो होगा वो होगा 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज का अगर तीनों कोणों का योग 180 से ज्यादा है तब भी त्रिभुज नहीं बनेगा, 180 से कम है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। ये बात आप ध्यान रखें, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा। और कोण के आधार पर, अगर कोण के आधार पर त्रिभुज को देखा जाए तो 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। एक होता है आपका न्यूनकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज जिसके तीनों ही कोण 90 डिग्री से कम हो। दूसरा वाला होता है आपका समकोण, ले लेते हैं समकोण त्रिभुज, जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री होता है। तीसरा अगर आपका देखा जाए तो वो होता है अधिक कोण, जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। कोण के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। 1537 में कितना न्यूनतम योग जोड़ा जाए कि यह 31 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए, आपको बताना है। भाई 1537 है,
इसमें आप क्या जोड़ोगे 31 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो भाई इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 31 का भाग देकर देख लो आप। इसमें 31 का अगर भाग देंगे तो होगा क्या, 31 पंजे 155, 4 बार भाग जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिये 12, ये 4 का भाग दिया तो 9 बार, यहाँ 1 3 3 और 2 5, 29 बच जाएगा, 29 और 7 इधर आ जाएगा। अब 3 छंग 18, 6 बार भाग चला जाएगा, तो 6 एकम 6, 6 तिया 18, अच्छा सॉरी 297 है, तो 310 हो जाएगा 10 बार, यानी कि ये 9 बार भाग चला जाएगा। नहीं 9 बार भी नहीं जाएगा, 8 बार ही जाएगा। 27, 1 मिनट, 9 9 27, 9 और 8 17, 1 8 और 1 9, 18, यानी इस संख्या में से 18 बच गया। 49 बार भाग जाने के बाद 18 बच गया। मतलब हम ये कह सकते थे कि अगर इस 1537 में अगर 18 निकाल दिए जाएं तो 8 और 9 17, 1 2 और 1 3, यानी इससे जस्ट पहले 1519 ऐसी संख्या होगी कि इसमें 18 का पूरा पूरा भाग 31 का पूरा भाग चला जाएगा। तो फिर अब क्या करें हम लोग, अब आप ये देखो कि 1519 तो है ही, 1519 में 31 और जोड़ दो, क्योंकि हमें पता है कि अगली संख्या तभी विभाजित होती है जिसमें वही संख्या वापस जोड़ी जाए। जैसे 13 का बाड़ा बोलो तो 13 एकम 13, 13 विभाजित है, फिर 13 और जोड़ दिया तो 26, फिर 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 13 हम जोड़ते जाते हैं और ये बढ़ता जाता है और भाग चला जाता है। तो यहां 31, ये 0 1 4 और 1 5, 1550 हो गया। अगली संख्या 1550 है, ये 1537 थी। तो आप कितना जोड़ोगे इसमें, इसमें जोड़ देंगे हम लोग 13, 13 जोड़ेंगे तो ये इससे पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। आप ये काम यहां भी कर सकते थे भाई, 18 तो बची गया इसमें से, और आप 31 में से भी डायरेक्ट अगर 18 घटा देते तो भी 13 ही बचता और 13 हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, इस तरीके से ऐसे सवालों को करना है। आगे चलते हैं। कोई भी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो क्या कहलाती है, तो भाई देखो सम संख्या कहलाती है क्या वो। अगर कोई भी संख्या 2 से विभाजित होगी पूरी तरह, भाई 2 से विभाजित होने वाली संख्या की खास बात यही होगी कि उसके इकाई का अंक या तो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। आपको साहब 10 होगा तो 10 तो इकाई में थोड़ी आ जाएगा, वो तो दहाई में आ जाएगा। तो कोई भी सम संख्या तभी कहलाती है जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती है। सीधी सी डेफिनेशन ये है, तो इसका सही आंसर यही होगा। अब आपको साहब अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वो होती है जो केवल 1 से या स्वयं से विभाजित होती है, मतलब उसके बाद उसके पास ऑप्शन नहीं है। तो ये संख्या जैसे मान लो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ये बात ध्यान रखना आप। 2 के बाद में 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 17, इस तरीके से ये संख्या ऐसी है जो मैं बता रहा हूं जिनमें या तो 1 का भाग जाता है या खुद का भाग जाता है। ठीक है, विषम संख्या क्या होती है, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम संख्या है। जैसे 3 हो गया, 5 7 9 11 13 15, अच्छा इसमें 13 15 ये सब शामिल होंगे। विषम संख्याओं का मतलब है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। ठीक है, अब बारी आती है भाज्य संख्याओं की। तो भाई भाज्य संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं वो हैं जिनमें अपने और 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग चला जाए। जैसे अगर हम 33 की बात करें तो 33 में 3 का भाग चला जाएगा, 11 का भाग चला जाएगा, 33 का तो जाएगा और 1 का खुद का भी जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर तो हो जाएगा हमारा सम संख्या, और ये बाकी के डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। आगे चलते हैं। अगला सवाल, एक अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं। अब पहले तो ये जानना जरूरी है कि विकर्ण होते क्या है, क्या चीज है ये विकर्ण। अगर हम त्रिभुज बनाए तो क्या इसमें कोई विकर्ण बन सकता है, आप कहेंगे साहब नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि विकर्ण का मतलब यही होता है कि एक दूसरी संख्या से दूसरी किसी रेखा से अपन दूसरे बिंदु से मिला सके इसको। जैसे अब इसको अगर इससे मिलावे तो ये खुद एक रेखा है, ये खुद एक रेखा है, तो विकर्ण का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। यानी विकर्ण का ऑप्शन ही तभी आता है जब 4 रेखाएं आपस में मिली हुई, तब विकर्ण का ऑप्शन आता है। इनके बिंदु आपस में मिले हुए हो तो ये एक विकर्ण हो जाएगा और ये एक विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 4 रेखाओं से बना कोई चतुर्भुज है तो इसमें विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का तरीका क्या होगा, तो ये मैं आपको सीधा सीधा तरीका बता देता हूं जो आपको ध्यान रखना है। वो होता है जितने
भुजाएं हैं इसमें, वो इन भुजाओं में से आप 3 कम कर दीजिए और 2 का भाग दे लीजिए। सीधी सी गणित आपको ये याद रखनी है। किसी भी आकृति में ये अष्टभुज है, ये 9 भुजाओं वाला होता, 10 वाला होता, 20 वाला होता, 50 भुजाओं वाला होता। अगर इस सवाल को हम ऐसे करने बैठते हैं तो देखो 2 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऐसे हैं। अब इसमें आपसे पूछा गया है विकर्णों की संख्या, तो देखो विकर्णों की संख्या, ये एक विकर्ण होगा, ये विकर्ण होगा, ये विकर्ण होगा, ये भी विकर्ण होगा, ये भी विकर्ण होगा। तो 1 2 3 4 5 तो ये हो गए। फिर इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे। अब हम कब तक इनको गिनते रहेंगे? तो इस गिनने की समस्या से मुक्त होने के लिए हम लोग ये तरीका इजाद कर लिया। अगर आप इस केस में इसको लेते हैं कि साहब 3 भुजाएं हैं और अगर 3 में से 3 घटा दिया जाए और बटे में 2 आ जाए तो ये तो 0 हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा। ऐसे ही अगर इसको देखा जाए तो भाई अगर 4 भुजाएं हैं और 4 में से 3 घटा दिया हमने और 2 का भाग दे लिया तो देखो ये आ जाएगा 4, 4 इंटू 1 और बटे में 2, यानी कि 2 भुजाएं, 2 विकर्ण होंगे और 2 ही विकर्ण इसमें होते हैं, यानी कि ये तरीका हमारा फिट बैठेगा। तो अब यहां भी अष्टभुज का मतलब है जिसमें 8 भुजाएं होती है, तो भाई इसके लिए भी n-3/2, तो ये हो जाएगा 8, 8 - 3 और बटे में 2, ये हो जाएगा 8, ये 5 और बटे में 2, 8 पंजे 40, 40 में भाग देंगे अगर 2 का तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 20। तो ये बात आप ध्यान रखना, जब भी विकर्ण आपसे पूछा जाए आपको ये तरीका काम में लेना है। आगे चलते हैं। आयताकार मैदान है, उसका क्षेत्रफल 1053 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई 39 मीटर है और चौड़ाई आपसे पूछिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। अच्छा, क्षेत्रफल दे रखा है आपको 1053 बराबर लंबाई दे रखी थी 39 और चौड़ाई आपसे पूछी गई थी। क्या करेंगे आप? इसको इधर ले आओ, 1053 बटे में 39 बराबर बी। अब देखो यहां से किसका भाग जाता है, कोई छोटी से छोटी संख्या ऐसी देखो आप जिसका आपको पता हो कि हाँ इसका पहाड़ा तो मैं बोल ही लूंगा। वैसे तो 13 का भाग जाता है, लेकिन मान लीजिए आपको 13 का पहाड़ा भी याद नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें? 5 3 8 और 1 9, इनको जोड़ा। अगर संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए तो वो संख्या 3 से विभाजित होती है। ऐसे अगर इसको देखा जाए तो ये भी 3 से विभाजित होगा, यानी कि ये हो जाएगा 13, फिर 3 3 9, 3 5 15, 3 1 3। अब किसका भाग दे लें? अब 13 का भाग दे लेते हैं। 13 दूनी 26 और 13 7 91, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 27, ठीक है। अब एक तरीका तो जो पैतृक तरीका है हमारा, पैतृक ही कहेंगे क्योंकि ये हम बचपन से सीखते आए हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता था? 1053 आ जाना चाहिए। कब? जब 39 को किसी भी एक संख्या से गुणा करूं मैं, इसकी चौड़ाई से गुणा करूं मैं। तो अब क्या हो सकता है कि आप 9 को कोई ऐसी संख्या से गुणा करें कि गुणा करने पे इकाई-अंक 3 आ जाए, तो भाई 9 7 63, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सवाल था। अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, दो संख्याओं का योग 80 है। दो संख्याएं कोई भी मान लीजिए x और y, इनका योग 80 है और इनका अंतर जो आपको दिया हुआ है वो दे रखा है 46। अब आपको बताना है दो संख्याएं ज्ञात करनी थी। आप एक तरीका तो ये है कि आप दोनों ऑप्शन से कीजिए कि जैसे 70 और 10 दे रखा है तो 70 और 10 80 नहीं होता, सॉरी ये 80 होता है, ये ठीक है ऑप्शन। जैसे ये गलत दे रखा है, ये ठीक दिया हुआ है, ये 50 ये 54 ही होता है, तो ये गलत दिया हुआ है। एक तरीका तो ये है कि आप इसको ऑप्शन से करो। दूसरा तरीका क्या कहता है? दूसरा तरीका ये कहता है कि साहब आप अगर इन दोनों को जोड़ दें, हम दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई हो जाएगा और बराबर 80 प्लस 46 हो जाएगा। y से y कट गया तो 2x बराबर 80 प्लस 46 और ये दो भी अगर मैं उधर ले जाऊं x बराबर हो जाएगा 80 प्लस 46 बटे में 2, ये हो जाएगा। और अगर आप काटापीटी यहां से करते हो तो ये 6 8 4 12 बटे में 2, 2 से काटा तो 2 6 12 2 3 6, यानी कि एक संख्या आ गई 63। ये मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन आप अब आइंदा के लिए इसको याद रख लें
कि जब भी आपको दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ हो, अगर बड़ी संख्या पता करनी है तो एक बार तो दोनों के जोड़ का आधा कर दो, और अगर छोटी संख्या पता करनी है तो एक बार दोनों के अंतर का आधा कर दो। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दिया हो तो वो संख्याएं क्या होगी, तो इसके लिए दोनों को जोड़ के आधा कर दो और दोनों के अंतर का आधा कर दो। ठीक है, तो इसका सही आंसर 63-17 हो जाएगा। अगर आपको ये बात नहीं भी पता थी तो आप ऑप्शन से देख सकते थे। जैसे अगर 42-38 को जोड़ू तो जोड़ने पे तो 80 आ जाएगा, लेकिन इनका अंतर 46 कभी नहीं आ सकता। इसका अंतर 60 आएगा, इसका अंतर 46 तो आ रहा है लेकिन जोड़ने पे 54 हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो मेरा आंसर सी हो जाएगा। मतलब आपको ऑप्शन की अप्रोच भी पता होनी चाहिए, जहां कहीं अटक जाओ तो ये काम में ले सकते हो। आपको दे रखा है क्यूब रूट 125, इसको सोल्व करना है। तो भाई 125 क्यूब होता है किसका, 5 का, 5 का क्यूब, और ये पावर में 1/3 होती है ना, इसका मतलब होता है ये 1/3, और जब ये इस तरीके से होती है तो ये आपस में गुणा हो जाती है और इससे ये कट जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। तो अब आइंदा से ध्यान रखना, अगर क्यूब रूट लगा हुआ हो और बटे में कोई अंदर कोई क्यूब रूट संख्या हो, जैसे 64 दिया हुआ है मान लीजिए, ऊपर क्यूब रूट लगा हुआ है, तो इसका डायरेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5। अगला देखो, 360 किलोमीटर प्रति घंटे, या आवर भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, किमी प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 60 मिनट में कितनी दूरी होगी। अच्छा, आप पहली बात तो ये जान ले कि ये जो 360 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब है एक घंटे में 360 किलोमीटर जाएंगे। इसका मतलब ये है एक घंटे में 360 किलोमीटर। अब इसने यही तो पूछा है कि भाई 60 मिनट में कितना चलेंगे, तो भाई 60 मिनट का मतलब 1 घंटा ही तो होता है, 1 घंटे में तो 360 चल रहा है। ये सीधा सीधा सवाल पूछा था, इससे आसान हो ही क्या सकता था। आगे चलते हैं, 18 सही 3/4 परसेंटेज को हल करें। 18 सही 3/4%। तो भाई देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 18 चौक 72, 72 और 3 75, 75/4 परसेंटेज लगा हुआ है, इसका मतलब होता है 1/100। तो भाई इसको हम लोग लिख लेंगे 75 और 4 गुणा 100 लिख लें, तो 25 दिया 75, 25 100, यानी कि 3/16। 3/16 को हम लोग 3:16 भी लिख सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन में आपको 3/16 भी दिया हुआ है, 16/3 भी दिया हुआ है। इसका आंसर ये होगा। ये बिल्कुल सेम ऐसा है जैसे आपकी जिंदगी में आधा आधा है, मतलब आप किसी से प्रेम करते हैं लेकिन आधा आधा है, ठीक ठीक है मामला, बैठ नहीं रहा, कुछ ऐसा सा मामला है। तो ये जो आधा है, इसका मतलब ये है कि वो आपसे 1 गुना प्रेम करते हो तो आप उनसे 2 गुना करते हो, 1:2 में है प्रेम, यानी अगर वो 1 करते हैं तो आप 2 गुना करते हो। तो ये कंडीशन वैसी तो हो गई कि वो आपसे आधा प्रेम करते हैं। ठीक है, लेकिन आपका प्रेम पूरा होगा जब आप सेना में लग जाओगे। ठीक है, तो इसलिए जी जान से लगे रहो और धड़ल्ले से तैयारी करते रहो। आगे चलते हैं हम लोग, इसका आंसर 3/16 हो जाएगा। 330 सेंटीमीटर लंबी छड़ को 13.2 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े होंगे। 330 सेंटीमीटर लंबी छड़ है और 13.2 का इसमें भाग देना है। क्या करेंगे, जब भी ये पॉइंट आता है बच्चों के लिए बड़ा दुखदाई होता है, तो क्या करें इस केस में, इस पॉइंट को हटा दो आप। अगर आप नीचे से पॉइंट हटाते हो तो ऊपर 0 लगाना पड़ेगा, अगर ऊपर से पॉइंट हटाते तो नीचे की तरफ 0 लगा देते। अब ये किससे कटता है, कुछ नहीं आता तो कम से कम 2 से तो कटता ही है। 2 से काट लो, 2 6 12, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 पंजे 10 और 0। अब 11 से कट रहा है ये, 11 छंग 66, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 0। अब 6 से कट जाएगा क्या, 6 दूने 12 और 6 पंजे 30, यानी कि 25 टुकड़े हो जाएंगे इसके। ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन। 40 मजदूर 15 मीटर लंबी दीवार 50 दिन में बनाते हैं, तो कितने मजदूर उस काम को 40 दिन में कर सकते हैं। आपसे ये पूछा था। तो भाई एक बात बताओ, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है MDH मसाले, वाह मजा आ गया, MDH मसाले, वाह मजा आ गया। यानी कि M का मतलब मैन, D का मतलब डेज, H का मतलब हावर्स और W का मतलब वर्क, यानी इन्होंने कितना काम किया। 3 4 और 4 8 चीजें हैं मोटी मोटी,
8 में से 7 आपको देंगे और 1 आपको पता करनी है। यहां देखो 40 मजदूर, मजदूर का मतलब है काम करने वाले, इसका मतलब है मजदूर M1, M मतलब मजदूर नहीं है, M मतलब मैन है। 100 मीटर लंबी दीवार यानी ये इनका वर्क है, 50 दिन में बनाते हैं तो ये D1 हो गया। अच्छा, जो चीज हमारे काम की नहीं है, जैसे H का है ही नहीं कहीं तो H को लेंगे ही नहीं हम, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि भाई M1 D1, हमारा फॉर्मूला सिर्फ इतना सा रह जाएगा, W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। 40 मजदूर किसी काम को 50 दिन में 100 मीटर लंबी दीवार बना देते हैं, तो कितने मजदूर, यानी कि M2 आपसे पूछा गया है, M बोले तो मजदूर, कितने मजदूर 40 दिन में, 40 दिन में उस काम को, उस काम यानी कि उतना ही काम है पहले जितना ही, तो भाई 100 से तो 100 कट जाएगा, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक। 40 से 40 कट जाएगा, यानी कि कितने आदमी चाहिए, कितने आदमी चाहिए, तो आप तुरंत बता देंगे साहब 50 आदमी चाहिए, काम खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ये वाली। इसका क्षेत्रफल 9√3 है, तो आपको भुजा की लंबाई बतानी थी। अब आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 और भुजा स्क्वायर, ये हमने इसकी भुजा मान ली। इसका क्षेत्रफल दे रखा है आपको 9√3 बराबर √3/4। आपको ये रूट में देख के घबरा नहीं जाना है, काटापीटी कर लो, √3 से √3 कट गए, 4 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 36 बराबर a स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर हटाना है तो रूट लगा दीजिए आप दोनों तरफ, दोनों तरफ आप जैसे ही रूट लगाएंगे तो ये आ जाएगा a बराबर, ये 36 6 का स्क्वायर होता है, तो इसकी भुजा की माप हमारे पास कितनी आ गई, वो आ गई 6, यानी इसकी तीनों भुजाएं 6-6 सेंटीमीटर की हो। आगे चलते हैं। अब हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन है। पहले का दूसरे से क्या संबंध है, ये मोची है, आपको ये बताना है पहले और दूसरे का किसी तरीके से संबंध है तो तीसरे और चौथे का कैसा संबंध होगा। मोची और जूता, यानी मोची का काम क्या होता है, उसका काम होता है जूते बनाने का, तो बडई का काम क्या होता है, का काम होता है फर्नीचर बनाने का। ये कॉमन सेंस का सवाल था, रीजनिंग का सवाल था। आगे चलते हैं। और रीजनिंग से सीधा सीधा मतलब ये होता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि आज हम और हमारे वो दोनों घूमने जाएंगे, तो मैंने आपको बताया नहीं है कि हमारे वो कौन है, लेकिन आप समझ चुके हैं। ठीक है, ये है रीजनिंग। यदि बैडमिंटन कोर्ट से संबंधित है, बैडमिंटन और कोर्ट इन दोनों में क्या समानता है, तो भाई बैडमिंटन जहां खेला जाता है, खेलने का जो ग्राउंड है, बैडमिंटन का खेल जहां खेला जाता है उसको हम लोग कहते हैं कोर्ट। तो इसी तरीके से दो शब्द कौन से एक दूसरे से संबंधित है, यानी कि आप बैडमिंटन खेलोगे और जो चारों तरफ है उसको कोर्ट कहेंगे हम लोग। तो देखो क्रिकेट का बल्ले से कोई संबंध नहीं है, क्रिकेट का संबंध होता तो उसको बोलते हैं हम लोग पिच। ठीक है, हॉकी जो है वो भी एक ग्राउंड में खेला जाता है, फुटबॉल भी ग्राउंड में खेला जाता है। अगर आप तैरने की बात करें तो पहले आपका कार्य आया है, जैसे यहां और जिस प्लेस पर, जिस स्थान पर ये खेला जाता है वो दूसरी जगह आया है। भाई यहां यही तो था, पहले खेल आया फिर खेल का ग्राउंड आया है, तो भाई यहां तैरना एक तरीके की एक्टिविटी हो गई, और ये कहां होती है, ये होती है तालाब में, तो इसका सही आंसर सी होगा। ठीक है, उस जोड़ी को चुने जिसमें शब्द बाकी से अलग हो। जैसे अगर छेनी और सैनिक की बात करें तो भाई सैनिक का छेनी से दूर दूर तक कोई काम नहीं है। ठीक है, लेकिन अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, 3 एक जैसे दे देगा और एक अलग टाइप का दे देगा। तो 3 तो ऐसे दे सकता था जिनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, या फिर 3 ऐसे दे सकता है जिनका आपस में रिलेशन हो। चाकू और बावर्ची, जैसे चाकू बावर्ची होता है जो खाना बनाने वाला होता है, उसके काम की चीज है ये। स्केलपेल और सर्जन, तो भाई सर्जन के काम में आने वाली चीज है ये। मोची और सुआ, सुआ एक तो बोलते हैं गांव में तोते को, एक सुआ होता है जिससे सिलते हैं। ठीक है, तो ये मोची का काम है। लेकिन अब छेनी और सैनिक का दूर दूर तक कोई काम नहीं है। ठीक है, हाँ कभी कभार सैनिक छेनी ले सकता है, जैसे आप भी कल को सैनिक बनोगे, आप भी छेनी लेके और काम कर सकते हो, लेकिन वो कभी कभार, वो आपके डेली रूटीन की काम चीज नहीं। अगर यही बंदूक आता तो फिर लड़ते हम लोग, भाई देश सेवा में जाएंगे तो बंदूक तो जरूरी है।
एक निश्चित कूट भाषा में अलार्मिंग, ALARMING, अलार्मिंग को लिखा जाता है 150। अब भाई 150 कैसे आ सकता है? तो मैंने आपको रीजनिंग में बताया भी था जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया है कि आप इसकी नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग करो 1, 12, 1, 18, 13, 9, 14 और 7, इन सबको जोड़ लीजिए। 12 और 1 13, 14, 14 दूनी 28 और 4 32, 32 3 35, 10 45, 45 9 54, 54 4 58, 10 68, 68 और 7 75, यानी कि 75 का जस्ट डबल करके लिख दिया 150। तो अगले वाले में भी यही काम होगा। फ्लोटर FLOATER, तो भाई F 6 नंबर पे, L 12, O 15, 1 20, 5 और 18, 12 और 6 18, 18 और 5 23, 23 10 33, 33 और 1 34, 34 और 20 54, 54 और 5 59, 59 और 60 67 77, 77 आ गया। अगर इसका डबल कर दे मैं तो 7 दूनी 14, 4 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल था कि एक निश्चित कूट भाषा में MORSEL मोरसेल को LESROM लिखा गया है। तो आपको यह बताना है कि इसी कूट भाषा में गेटवे को क्या लिखा जाएगा। तो भाई आप एक चीज दिख रही होगी आपको, जो मुझे भी दिख रही है कि M इधर आ गया, O इधर आ गया, फिर R, फिर S, E और L, यानी कि इसने सिंपल सा काम ये किया है कि इनको पलट के लिख दिया। तो भाई गेटवे को भी जब हम लोग बदलेंगे तो ये Y हो जाएगा, सबसे पहले Y आएगा, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। फिर YAW, YAW तीनों में है, फिर YAWE, YAWE, YAWT, YAWA, यानी कि ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का पेपर था। आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। कोई शिकायत हो, कोई प्रेम की बात कहनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम आपके लिए अवेलेबल हैं 24 आवर्स। आपको हम लोग फेसबुक पे भी मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे, जहां आप चाहेंगे वहां मिल जाएंगे। और अगर थोड़ा गौर से देखोगे तो हम यहां मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि 10,000 पहुंचाने में बहुत मदद की है आपकी, और आपकी सहायता की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी आगे भी। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।